गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर आटे पार्ट में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने? कार्बन की विशेषताएं देखी थी, सारी कार्बन की क्या देखी थी? विशेषताएं हमने सारी डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं उसके आगे, अब कार्बन से बनने वाले यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन। आज हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है ये हम पहले समझते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन व कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे? नाम से पता चल रहा है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक जो है वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल में देखो, एक तो मेथेन जो भी है, जैसे C2H6, जैसे C2H2, ये सारे जो है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से। क्या है? हाइड्रोकार्बन से। C6H5 बेंजीन, ये सारे जो है जो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक है, उन सबको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन का हम क्या करते हैं? इसका हम वर्गीकरण करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन किस तरीके से होते हैं। तो आपको पता चल गया हाइड्रोकार्बन्स का मतलब। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के जो व्युत्पन्न है, जो उनके यौगिक है, उनसे बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, इनके हम पहले वर्गीकरण इसका पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। एक तो इसकी श्रृंखला को हम कहते हैं विवृत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? विवृत श्रृंखला यौगिक। एक होती है संवर्त श्रृंखला, एक होती है विवृत श्रृंखला और एक क्या होती है? संवर्त श्रृंखला। इसकी दो तरह की श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, एक तो विवृत श्रृंखला वाले यौगिक और एक होते हैं संवर्त श्रृंखला वाले यौगिक। आई बात समझ में? विवृत का मतलब होता है अचक्रीय यौगिक। कैसे यौगिक? अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक। और संवर्त श्रृंखला समवर्त यानी वर्त के रूप में, यानी कैसे यौगिक? चक्रीय यौगिक, चक्र के रूप में होगी, चक्रीय यौगिक होंगे। तो ये कैसे यौगिक हैं? अचक्रीय यौगिक। ये कैसे यौगिक है? चक्रीय यौगिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स है, चक्रीय यौगिक बनाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एलिफैटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम इसे कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम इसे कहते हैं। और इनको एरोमेटिक या साइक्लिक यौगिक भी हम इनको कहते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना। तो संवर्त श्रृंखला चक्रीय यौगिक है, ये कैसे यौगिक है? विवृत श्रृंखला वाले और अचक्रीय यौगिक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिफैटिक कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका हम कहते हैं वलययुक्त यौगिक। वलययुक्त यौगिक। आई बात में? तो ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिन्हें हम एलिफैटिक भी कहेंगे और चक्रीय होंगे और वलययुक्त यौगिक कहेंगे। अब एलिफैटिक का मतलब होता है कि जो बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, ऐसे यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक कहलाते हैं। आई बात समझें? तो ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन से और ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन से, तो दो हमने इसके पार्ट कर दिए। अब इस विवृत श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं तो इस एलिफैटिक में भी हमारे पास दो तरीके के आते हैं। एक तो यौगिक आते हैं संतृप्त यौगिक। कैसे हो यौगिक? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक हम कहते हैं। और एक कैसे आते हैं? असंतृप्त यौगिक। एक तो संतृप्त यौगिक और एक असंतृप्त यौगिक। आई बात समझ में? संतृप्त यौगिक के अंदर कौन आएगा? इसके अंदर आएंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे एल्केन। इसमें कौन आएंगे? एल्केन। संतृप्त यौगिक किन्हें कहेंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में
कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम कहेंगे संतृप्त यौगिक। किन्हें कहेंगे संतृप्त यौगिक? जिनके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक कहेंगे। सैचुरेटेड यौगिक हम इसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड यौगिक कहते हैं असंतृप्त यौगिक। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको? सैचुरेटेड यौगिक, और इनको कहेंगे अनसैचुरेटेड यौगिक। आई बात समझ में? तो एल्केन संतृप्त यौगिक का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिक किन्हें कहेंगे? ये दो तरीके के होंगे। एक तो क्या होंगे? एक तो होंगे एल्किन और एक होंगे एल्काइन। एक तो क्या होंगे? एल्किन और एक क्या होंगे? एल्काइन। ध्यान रखना, असंतृप्त यौगिक कौन कौन से? एल्किन और एल्किन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या? डबल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्काइन। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। आई बात समझ में? तो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे? एल्किन। यानी एल्किन के अंदर क्या होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। और एल्काइन में क्या होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखना, असंतृप्त यौगिक कितने तरीके के? दो तरीके के होते हैं। मैं वापस, अगर आपको नहीं दिख रहा है सही तरीके से, मैं यहां लिखता हूं, असंतृप्त यौगिक कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के। ये असंतृप्त यौगिक दो तरीके के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो ये होंगे एल्किन, एल्किन। एल्किन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एक होंगे एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बंध, त्रिबंध। तो विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन इन्हें हम कहेंगे, इन्हें हम एलिफैटिक भी कहेंगे। एलिफैटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि बिना धुएं के साथ ये जलते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का मतलब एल्केन, यानी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो हम आईयूपीएससी जब इनका नाम कम पढ़ेंगे तब इसको बोले। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं मेथेन, फॉर्मूला हम जानते ही है CH4, एथेन। एथेन में क्या? C2H6, दो कार्बन होते हैं, उसको एथेन कहते हैं। तो ये सब किसके? एल्केन के। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वो सारे जो कंपाउंड्स होंगे, यौगिक होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो किसमें आएंगे? संतृप्त यौगिक में, सैचुरेटेड यौगिक के अंदर आएंगे। और असंतृप्त यौगिक में किन आएंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो किसमें आएंगे? एल्काइन और एल्किन में। तो असंतृप्त यौगिक दो तरीके के, एल्किन और एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एल्किन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? एल्काइन। इन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड यौगिक या कंपाउंड्स कहेंगे। आई बात समझ में? चलो, तो ये विवृत श्रृंखला होगी। समृद्ध श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो तरीके के यौगिक आएंगे। कौन कौन से आएंगे? तो ध्यान रखना, इसमें भी कितने तरीके के? दो तरीके के यौगिक आएंगे। एक तो आएंगे साइक्लिक यौगिक। साइक्लिक यौगिक है हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम एलिफैटिक भी कहते हैं। ये भी एलिफैटिक होते हैं। तो एलिफैटिक यौगिक हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके? धुएं के साथ, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलेंगे। एलिफैटिक का मतलब बिना धुएं की ज्वाला। इसमें कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे साइक्लोरूप, जैसे साइक्लोहेक्सेन, कल भी हमने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगी? ये वाला, ये इसका जो प्रत्येक ये कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं? इनके जो कोने हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? कार्बन। यानी अगर यहां C है, एक यहां C है, एक यहां C है, एक यहां C है, एक यहां और एक यहां। आई बात समझ में? यानी यहां सभी जगह दो दो हाइड्रोजन हमें जोड़ने पड़े। CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर भी CH2। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? साइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक भी हम इसे कह सकते हैं, साइक्लिक यौगिक कह सकते हैं। एलिफैटिक होंगे ये क्योंकि ये बिना धुएं के साथ जलते हैं। और ये क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। आई बात सुन में? तो इस तरीके के यौगिक क्या कहलाएंगे? साइक्लिक यौगिक, एलिफैटिक। एक होता है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा कौन सा होता है? एरोमेटिक यौगिक।
और एरोमेटिक यौगिक में कौन आएगा? एरोमेटिक यौगिक के अंदर कौन आएगा? बेंजीन। कौन आएगा? बेंजीन। ये चक्रीय होते हैं, चक्र में देखो ये चक्रीय, इसलिए इनको कहा चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन हो। बेंजीन का मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो बेंजीन का डायग्राम ये है, ये एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं बेंजीन। ये प्रत्येक कोना क्या कार्बन है? कार्बन 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 कार्बन। कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? एक एक, क्योंकि कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, तो दो तो ये, एक ये 3 और एक ये हाइड्रोजन 4, सभी जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6 और S6। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन। और ये कैसी है? वलय युक्त यौगिक, दोनों वलय वाली है। ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो काले धुएं के साथ जलते हो। क्या जलते हो? काले धुएं के साथ जलते हो, उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक धुएं, यानी जलने पर वो काला धुआं देते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो एरोमेटिक यौगिक में कौन आएगा? बेंजीन आएगा। कौन आएगा? बेंजीन। तो ये कौन सा है? एरोमेटिक यौगिक, वलय युक्त यौगिक। तो संप्रत श्रृंखला चक्रीय यौगिक भी कहेंगे इन्हें, वलय युक्त। ये दो तरीके के होंगे, साइक्लिक या एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। हेक्सेन क्यों? 6 कार्बन है इसलिए। अगर 5 होते तो साइक्लोपेंटेन, 4 होते तो साइक्लोब्यूटेन, 3 होते तो साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हम कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक के अंदर क्या आएगा? बेंजीन आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6 और S6। ये काले धुएं के साथ जलते हैं, ये बिना धुएं के साथ जलते हैं। अब इसके अंदर विपरीत श्रृंखला में आएंगे तो अचक्रीय यौगिक होंगे, जैसे शाकित हो, अशाकित हो, इस तरीके के यौगिक वो इधर आएंगे। और इनमें इनको भी हम एलिफैटिक कहते हैं। एलिफैटिक वही, ये 2 तरीके होते हैं, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, वो कहलाएंगे सैचुरेटेड यौगिक या कंपाउंड्स कहलाएंगे। एल्केन C, सिंगल बॉन्ड C। और असंतृप्त यौगिक, इसमें 2 तरीके के असंतृप्त यौगिक के अंदर एल्किन और एल्काइन। एल्किन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन्हें हम कहेंगे एल्किन। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। में अब इनका हम पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नाम के। इन हाइड्रोकार्बन का नामकरण कितने तरीके से करते हैं वो हम पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। अब हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण भी 3 तरीके से होता है। देखो, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। इस हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण जो है ये 3 तरीके से है। पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति है? रूढ़ पद्धति। दूसरी जो पद्धति है वो है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी जो इसकी पद्धति है वो है IUPAC। IUPAC पद्धति जो सर्वमान्य है, और अभी जो IUPAC सबसे इम्पोर्टेंट है वो है IUPAC। तो ये 3 प्रकार की नामकरण है, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। आई बात समझ में? चलो, तो सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे? रूढ़ पद्धति को हम पढ़ेंगे। देखो, किसको पढ़ेंगे? रूढ़ पद्धति को। तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से। किस किस तरीके से? पहला है रूढ़ पद्धति, दूसरा है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरा क्या है? IUPAC पद्धति। आई बात है? रूढ़ पद्धति में क्या होता था, अब हम सबसे पहले रूढ़ पद्धति को डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, एक बार के लिए मिटा देता हूं। तो ध्यान रखना, इसके नामकरण की पद्धति 3 है। तो सबसे पहली हम पद्धति पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन का नाम किस तरीके से किया जाता है? रूढ़ पद्धति। अब इस रूढ़ पद्धति का मतलब क्या है? रूढ़ पद्धति का मतलब होता है, देखो, रूढ़िवादिता से नाम बदल रहे हैं हम, सामाजिक या इनमें पढ़ते हैं। रूढ़िवादिता यानी सदियों से चली आ रही है। मतलब रूढ़ पद्धति का मतलब कि ये कहां से, इनके जो स्रोत क्या है, जैविक स्रोतों से ये कहां से प्राप्त हो रहे हैं, इनके प्राप्त होने के स्थान क्या है, उसके आधार पे उसका नामकरण कर दिया। तो कहां से इसका नामकरण कहां से हुआ? प्राप्ति वाले स्थान से, प्राप्त स्थान से, जहां से ये प्राप्त होते हैं, स्थान से, या फिर इसके गुणों के आधार पे। तो रूढ़ पद्धति में नामकरण कहां से? कि ये कहां से हमें मिले, प्राप्त कहां से हुए हैं? या तो उसके स्थान से,
या फिर ये गुणों के आधार के इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके आधार पे इसके रूढ़ पद्धति का नामकरण किया गया। तो यौगिकों का नामकरण किसके, कि वो उनके प्राप्ति स्थान कहां से वो प्राप्त होते हैं, और दूसरा है कि उनके गुणों के आधार पे भी इनका नामकरण किया जाता है। आई बात समझ में? तो चलो मैं डिस्कस करता हूं वन बाय वन। देखो सबसे पहली बात हम करते हैं CH4। इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन। मेथेन वैसे इसका रूढ़ पद्धति में इसका जो नाम है, रूढ़ पद्धति में इसका नाम, इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्स गैस। रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या है, मॉर्स गैस। ये रूढ़ पद्धति में इसका नाम है। ये रूढ़ पद्धति में ध्यान रखना, मेथेन का नाम क्या है, रूढ़ पद्धति में नाम है, ये रूढ़ पद्धति में नाम मॉर्स गैस। तो रूढ़ पद्धति में मेथेन को क्या कहेंगे, मॉर्स गैस कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है स्थान कहां से प्राप्त होती है, ये प्राप्ति का स्थान है। ये कहां से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें दलदल वाले स्थान से, दलदल कीचड़, दलदल से प्राप्त। आई बात समझ में? तो CH4 को रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या है, मॉर्स गैस। ऐसे इसको हम IUPAC में इसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो रूढ़ पद्धति में इसका नाम मॉर्स गैस है। सवाल आ जाए कि मॉर्स गैस किसके हैं, तो CH4 को मॉर्स गैस कहते हैं रूढ़ पद्धति में। क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होते हैं, और दलदल वाले स्थान को हम कहते हैं मॉर्सी स्थान। क्या कहते हैं, मॉर्सी स्थान। दलदल वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, मॉर्सी जो स्थान है वहां से इसको कहते हैं। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, मॉर्स गैस पड़ा। तो दलदल वाले स्थान से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम, दलदल वाले स्थान को हम कहते हैं मॉर्सी स्थान कहते हैं। तो वहां से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या रखा, मॉर्स गैस रखा। आई बात समझ में? चलो अगला देखते हैं, जैसे CH3OH, इसको हम कहते हैं मैथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, वैसे इसका नाम क्या है, मैथिल एल्कोहल, मैथेनॉल इसे कहते हैं। IUPAC नाम इसका मैथेनॉल है, लेकिन इसका रूढ़ पद्धति में इसको कहते हैं कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट, ध्यान रखना, रूढ़ पद्धति में इसको क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिट। वैसे इसका नाम क्या है, मैथेनॉल, लेकिन रूढ़ पद्धति में इसको कास्ट। अब देखो नाम से पता चला, कास्ट का मतलब लकड़ी, लकड़ी का भंजक आसवन। भंजक आसवन का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है बड़े बड़े पात्रों के अंदर, तो इसका भंजन किया जाता है, और उसके आसवन से जो प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कास्ट, लकड़ी से बना। स्प्रिट हमें एक तरह के अल्कोहल को कहते हैं, शराब को कहते हैं। और मेथेनॉल बहुत ही हानिकारक शराब होता है, इसको लगातार अगर व्यक्ति पीते हैं तो वो आंख से अंधा भी हो जाता है, मेथेनॉल। तो कास्ट स्प्रिट से ये प्राप्त होता है, यानी किससे, लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से वायु की अनुपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है, कास्ट को, और उससे प्राप्त होने वाली जो स्प्रिट है, मतलब शराब एक कह सकते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल या CH3OH। इसकी रूढ़ पद्धति में इसका नाम कास्ट स्प्रिट है। कास्ट देखो कहां से, नाम से क्या होता है, क्योंकि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी को डालते हैं, वायु के रूप में गर्म करते हैं, और बनने वाला उससे जो पदार्थ होगा वो कहलाएगा हमारे पास मेथेनॉल, मैथिल अल्कोहल या फिर कास्ट स्प्रिट। तो किससे प्राप्त हो रहा, लकड़ी से, इसलिए इसका नाम रखा कास्ट स्प्रिट रखा। आई बात समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं। CH3COH, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इसका नाम यही है, इसको हम एसिटिक अम्ल ही कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब इसका नाम एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा, तो एसिटिक अम्ल इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है ये सिरके से प्राप्त होता है, सिरका। और सिरके का जो लैटिन नाम है वो लैटिन नाम होता है, सिरके का जो लैटिन नाम होता है एसिटम। एसिटम, घर के अंदर आपने नींबू चट खाया होगा, उस नींबू चट को ही हम क्या कहते हैं, सिरका। तो सिरके का लैटिन नाम एसिटम होता है, और इस एसिटम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ये ज्यादातर कहां यूज करते हैं, जो हम अचार जैम वगैरह बनाते हैं उनके अंदर लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उनको पिघलाने के लिए आपने बताया उसके अंदर एसिटिक एसिड, हमने आगे भी पढ़ा है पार्ट के अंदर, समझ गए, अम्ल सार वाले पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने एसिटिक एसिड को डिस्कस किया था। तो ये एसिटिक एसिड है, इसको हम सिरके से प्राप्त करते हैं, और लैटिन नाम इसका एसिटम होता है। इसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, एसिटिक एसिड। क्या नाम रख दिया, एसिटिक एसिड। अगले की बात मैं करूं तो HCOH, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं,
फॉर्मिक अम्ल। अब ये फॉर्मिक अम्ल कहां से, ये तो हमने आगे भी पढ़ा है। फॉर्मिक अम्ल किससे, लाल चींटी फॉर्मिका से प्राप्त होता था। लाल चींटी जिसे क्या कहा जाता है, फॉर्मिका। तो लाल चींटी से ये प्राप्त होता था और लाल चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है, इसलिए इसका नाम, इसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और ये कहां से, लाल चींटी से प्राप्त हुआ। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और इस कारण से इसका नाम क्या रखा, फॉर्मिक अम्ल रखा, क्योंकि लाल चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है, इसलिए इसके नाम पर क्या रखा, फॉर्मिक अम्ल। तो ये इनके रूढ़ पद्धति के नाम है। और बात करें हम तो अगली में बात करता हूं ये वाला कंपाउंड, ध्यान रखना, COH, OH, H प्लस CH3, इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है, ये दूध, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टम। इस कारण से इसका नाम लैक्टिक अम्ल पड़ा। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मैथिल समूह, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है लैक्टिक एसिड, तो ध्यान रखना, यह प्राप्त होता है लैक्टम दूध से। किससे, लैक्टम दूध। तो लैक्टिक एसिड COH, एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ, सभी चारों समूह अलग अलग है, समझ गए। तो ऐसे कार्बन को हम किरिल कार्बन भी कहते हैं। ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, किरिल कार्बन, जिसके चारों तरफ चार अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हो, उसे हम किरिल कार्बन भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसे हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल, रूढ़ पद्धति में नाम क्यों, क्योंकि दूध लैक्टम से प्राप्त होता है। दूध को हम क्या कहते हैं, लैक्टम। तो लैक्टम से प्राप्त होने का इसका नाम पड़ा लैक्टिक एसिड। तो ये रूढ़ पद्धति में कुछ कंपाउंड के नाम थे। तो पहला क्या है, CH4, ऐसे इसका नाम क्या है, मेथेन, लेकिन इसको रूढ़ पद्धति में क्या कहते हैं, मॉर्स गैस कहते हैं। याद रखना, कहां से प्राप्त होता है, दलदल वाले स्थान से, और दलदल वाले स्थान को हम मॉर्सी गैस, मॉर्सी स्थान कहते हैं। इस कारण से इसका नाम मॉर्स गैस पड़ा। ये क्या है, CH3OH, इसे मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल या कार्बिनॉल कहते हैं। और ये कास्ट स्पीड इसका नाम है रूढ़ पद्धति में। कहां से प्राप्त हुआ, लकड़ी के भंजक आसवन से। भंजक आसवन का मतलब क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इससे जो प्राप्त स्प्रिट हुआ उसको हमने कहा कास्ट स्पीड या मेथेनॉल। एसिडिक एसिड सिरके में प्राप्त होता है और सिरके का लैटिन नाम एसिटम होता है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा एसिटिक अम्ल। SCOH का मतलब क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल कहां से प्राप्त हुआ हमें, तो ध्यान रखना कि फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिका कहते हैं। लाल चींटी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिका। और फॉर्मिका से हमें क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी का नाम क्या है, फॉर्मिका, और फॉर्मिका से फॉर्मिक अम्ल। दूध लैक्टम, लैक्टम से लैक्टिक अम्ल, और ये इसका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जो हो गया वो ये वाला फॉर्मूला है। आई बात में, तो ये रूढ़ पद्धति में कंपाउंड्स के नाम है। और आगे बात करें तो, और मैं आगे बात करता हूं तो रूढ़ पद्धति में कुछ जो साकित असाकित जो श्रृंखला वाले यौगिक है उनके भी कुछ नाम दिए गए हैं, उनके नाम भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं कि CS का रूढ़ पद्धति में नाम क्या है, एसिटिक एसिड जो है CH उसका नाम क्या है, SCOH फॉर्मिक अम्ल का, ये सारे नाम हमें ध्यान रखने हैं। अब देखो, अगर कोई साकित श्रृंखला है, असाकित श्रृंखला है, असाकित श्रृंखला, जैसे ये हम किसके नाम पर पढ़े, हाइड्रोकार्बन के। अगर कोई सिंपल वे में है, इस तरीके से असाकित है, हमने कल भी पढ़ा असाकित। असाकित का मतलब सीधे क्रम में, जैसे यहां हाइड्रोजन हम कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। यहां हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे हम, यहां 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 1 और 1 2 तो कार्बन की वैलेंसी है, 4 होती है, 4 पूरी करनी पड़ती है। यहां कितने जोड़ेंगे बताओ, हाइड्रोजन 2 जोड़ेंगे। यहां पर भी कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। यहां कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। अगर मैं इसका नामकरण करूं तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर साकित श्रृंखला असाकित श्रृंखला सीधी चल रही है, कार्बन की चेन इस तरीके से सीधी है, इनको हम कहते हैं नॉर्मल। और 1 2 3 4 5 कार्बन को हम पेन कहते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए इसलिए पेंटेन। तो इनका नाम पड़ेगा नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम है, नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन हुआ इसका नाम, यानी नॉर्मल पेंटेन। तो इसको हम असाकित श्रृंखला सीधी श्रृंखला में चल रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। इनका फिक्स नाम है नॉर्मल पेंटेन। अगर ये श्रृंखला 6 कार्बन की है तो इनको कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन। ये 4 कार्बन की है तो नॉर्मल ब्यूटेन। ये 3 कार्बन की है तो नॉर्मल प्रोपेन। इस तरीके से अगर 7 कार्बन की है तो नॉर्मल हेप्टेन। ये हम IUPAC के जनरल इसका नामकरण पढ़ेंगे तो 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
आई बात समझ में? तो अशाखित श्रृंखला में अगर कोई सीधी कार्बन की चेन वाली है तो उनका उसके नामकरण से पता चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये अशाखित शाखाओं में है, शाखित है, शाखित श्रृंखला में है, ये तो आप समझ गए क्या है, एन पेंटेन। अगर मैं यहां कार्बन की संख्या 6 लूं, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ? एन हेक्सेन। क्यों? 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम नाम इसका करते हैं। अब अगर शाखित श्रृंखला है तो ये दो तरह की, देखो इस तरीके से अगर है, जैसे CH3 या CH3, इस तरीके का अगर कोई आ गया तो इसको हम कौन सा रूप कहते हैं? एक हाइड्रोजन और प्लस ये एक बॉन्ड। कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर कार्बन हो तो शाखीय शाखाओं में इस रूप को हम क्या कहते हैं? आइसो रूप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आइसो। याद रखना, इस रूप को हम क्या कहते हैं? आइसो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आइसो। कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन हो, एक सिरे के इधर यूनि के बीच में, एक सिरे के, जहां से कार्बन का एक सिरे की तरफ ये ऊपर नीचे कार्बन है, तो इस रूप को हम क्या कहेंगे? आइसो। अब इसके आगे अगर मैं जोड़ू, नाम जोड़ू, तो देखो जैसे CH3, ये कार्बन CH3, अब यहां मैंने एक हाइड्रोजन और उसके साथ ये और जोड़ दिया, बताओ ये क्या हुआ? इसको मैं क्या कहूंगा? तो 1 2 3 4, तो इसको कहूंगा आइसोब्यूटेन। क्या कहूंगा? आइसोब्यूटेन। भाई इस रूप को तो हम क्या कहते हैं? आइसो कहते हैं। कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। आई बात समझ में? अगर यहां एक और जुड़ा होता कार्बन, तो यह CH2 और CH3 होता, तो बताओ क्या, कितने कार्बन? 1 2 3, इसको आइसो कहते, 4 5, 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं। नाम क्या पड़े जाएगा? आइसोपेंटेन। क्या नाम पड़ेगा? आइसोपेंटेन। आई बात समझ में? 4 कार्बन हुए तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हुए तो पेंटेन, और 6 कार्बन हुए तो आइसोहेक्सेन, 7 कार्बन हुए तो आइसोहेप्टेन। इस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं। अगर ये तो हुए कार्बन के सिंगल, ये कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन, और अगर मैं कार्बन के चारों तरफ कार्बन लगाऊं, कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, एक इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और इधर भी कार्बन है, इस तरीके से, तो इसका नाम पड़ेगा नियो। इसको हम क्या कहते हैं? नियो। याद रखना, इसका नाम क्या है? नियो। कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, तो उसका नाम क्या है? नियो। और कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइसो रूप। और कार्बन के ऊपर नीचे दाएं बाएं तीनों तरफ अगर कार्बन है, चारों तरफ कार्बन है, तो उसका नाम क्या होगा? नियो। क्या होगा? नियो। अब इसका अगर मैं नामकरण करूं तो बताओ क्या होगा इसका नामकरण? अगर मैं यहां CH3 करता हूं तो बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा नियोपेंटेन। तो इसका नाम क्या होगा? नियोपेंटेन। क्या नाम होगा? नियोपेंटेन। तो इसका नॉर्मल पेंटेन, इसका आइसोपेंटेन, आइसो रूप इसको कहेंगे। ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर नीचे अगर कार्बन है तो उसको आइसो रूप। अब ये क्या होता है? या तो श्रृंखला के एक तरफ इधर हो या उधर हो, बीच में नहीं, एक तरफ होना चाहिए, तब इनको हम आइसो कहेंगे सिरे पे। और अगर कार्बन के चारों तरफ कार्बन है तो नाम क्या नाम रखोगे? नियो। जितने कार्बन उतने नाम लेंगे, 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटेन। सब सिंगल बॉन्ड से, इसलिए नाम क्या पड़ा? पेंटेन। तो आई बात में, ये थी रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति किसके आधार पे, कहां से प्राप्त होते हैं? उसके स्थान पे या उसके गुणों के आधार पे उसका नामकरण किया जाता था, वो क्या कहलाती है? रूढ़ पद्धति। तो ये रूढ़ पद्धति में जो जो मैंने आपको बताया नाम, वो याद रखना, क्योंकि वो परीक्षा में डायरेक्ट होते। मेथेन को क्या कहते हैं? तो मॉर्स गैस कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें नामकरण हमें पूछ सकते हैं उनके प्राप्ति के स्थान पे। तो ये कौन सी पद्धति थी? रूढ़ पद्धति में नामकरण थे। इसकी जो इंपॉर्टेंट पद्धति है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है IUPAC। जो हम IUPAC नामकरण इसका पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में उससे भी रिलेटेड सवाल हमें ज्यादातर पूछते हैं, वो हम थोड़ा और डिटेल में पूछेंगे। तो रूढ़ पद्धति में क्या क्या नाम होते हैं, उनके स्थान से और गुणों के आधार पर, वो हमने आज डिस्कस किया। तो आगे हम पढ़ेंगे
व्युत्पन्न पद्धति और फिर पढ़ेंगे हम IUPAC पद्धति। तो जो आज पढ़ा है उसको ध्यान से समझें, कॉपी में लिखें और नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।